नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। अगर आप सोचते हैं कि बच्चों के नाम पर लाखों रुपए का निवेश काफी है, तो ये शो आपके लिए है, क्योंकि ये शो आपकी आंखें खोल देगा। बच्चों का भविष्य सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि सही प्लानिंग से सुरक्षित होता है। सवाल ये नहीं कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है, सवाल ये है कि बच्चों का गार्जियन कौन होगा, पैसा कब और कैसे इस्तेमाल होगा, और क्या आपने इन सारे पहलुओं की प्लानिंग की है, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य से जुड़े बड़े ही अहम सवाल है। तो शो शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि आखिरकार जयपुर की एक दंपति की छोटी सी लापरवाही उनके लाडलों पर कैसे पहाड़ बनकर टूट गई। जयपुर के रहने वाले एक दंपति ने अपने 3 साल के बेटे के नाम पर म्यूचुअल फंड और बीमा पॉलिसी में लाखों रुपए का निवेश किया था, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में दोनों की मृत्यु हो गई। उनकी कोई वसीयत या गार्डियनशिप लेटर नहीं था। कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी पर फैसला देने में 1 साल लगाया। तब तक बच्चा बाल देखभाल केंद्र में रहा और फंड्स फ्रीज हो गए। अगर पहले ही गार्जियनशिप लेटर और माइनर ट्रस्ट बना होता तो बच्चा मानसिक और आर्थिक रूप से इतनी परेशानी में ना फंसता। तो इस तरह के हालात आपके साथ ना हो, आपके बच्चों के साथ ना हो, इस बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हम एक खास मेहमान को लेकर आए हैं जो आपको सारे पहलुओं से अच्छी तरह से रूबरू कराएंगे। हमारे साथ नेक्स्ट जेन एस्टेट प्लानिंग सॉल्यूशंस के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर दीपक जैन जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि लोग बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत कुछ इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारी प्लानिंग भी करते हैं कि भाई मेरे को अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, पैसे ऐसे जोड़ने हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर पेरेंट्स को कुछ हो जाता है तो बच्चों का क्या होगा? लोग इस बारे में क्यों नहीं सोचते? प्रॉब्लम क्या है कि लोग ना डेथ के बारे में ना सोचते हैं ना प्लान करते हैं, राइट। डेथ एक सर्टेनिटी है, और जैसे हम हर बार कहते हैं कि डेट ऑफ डेथ हमें किसी को नहीं पता। अब पेरेंट्स की डेथ बच्चे की माइनॉरिटी या उसकी नासमझी की उम्र में हो सकती है। हाँ, एक बात बिल्कुल क्लियर है, 18 साल होते ही बच्चा एकदम से समझदार नहीं होता, तो नासमझी की उम्र हो सकता है मेजॉरिटी की एज से ऊपर जाके कुछ, पर आपको उसकी प्लानिंग जरूर करनी चाहिए। अगर मुझे कुछ हो गया या हम दोनों को कुछ हो गया जब हमारा बच्चा माइनर है या नासमझ है, तो जो संपत्ति हम उसको देना चाहते हैं वो उस तक कैसे जाएगी, किस तरह जाएगी, उसमें हम क्या चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट करेंगे कि वो उसी के लिए यूज़ हो, और बच्चा या उसका कोई गार्जियन जो अभिभावक होगा वो इसका मिसयूज़ ना कर सके। ये आपको बहुत ज़रूरी प्लानिंग है। मैं बार बार कहता हूँ, हमारी सबसे प्रेशियस कीमती संपत्ति क्या है? हमारे बच्चे। और हमने उन बच्चों को भी आज की डेट में प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ। उनकी संपत्ति तो प्रोटेक्ट करी भी नहीं, उनको उनकी कस्टडी भी प्रोटेक्ट नहीं करी। ये बहुत बड़ी गलती है जो मेजॉरिटी पेरेंट्स ने करी हुई है। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कितने पेरेंट्स ने अपने बच्चों की कस्टडी के बारे में कुछ इंतजाम किया हुआ है, तो हार्डली 0.01% होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस बारे में लोग सोचते ही नहीं। वो सोचते हैं हम रहते जिंदा रहेंगे, बच्चा हमारे सामने बड़ा होगा तो हम इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर वो बिल्कुल गलत सोच है। जी, तो सोच को बदलने की जरूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये गलत सोच है, बदलने की जरूरत है, क्योंकि हम लोगों में, भारतीयों में अक्सर यही सोचा जाता है कि अगर माता पिता को कुछ हो जाएगा तो बच्चों की गार्जियनशिप जो है वो दादा दादी या नाना नानी के पास चली जाएगी। पर ऐसा क्या वाकई होता है? नहीं, एज पर इंडियन गार्डियनशिप एंड मेंटेनेंस एक्ट 3 तरीके के गार्डियन या अभिभावक होते हैं। पहला है नेचुरल गार्डियन। ठीक है। नेचुरल गार्डियन पेरेंट्स के अलावा किसी बच्चे के और कोई नेचुरल गार्डियन हो ही नहीं सकते, और पेरेंट्स के अभाव में एज पर लॉ समाज, सोसाइटी बच्चे का गार्डियन बन जाता है, और सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। अब डिस्ट्रिक्ट जज के हाथ में पावर है कि वो बच्चे की कस्टडी किसको देता है। हम पैसों की बात नहीं कर रहे अभी, कस्टडी मतलब किसके पास कानूनी रूप से ये अधिकार होगा कि आपके बच्चों को पाल पोस के बड़ा करे जी, उनको सही शिक्षा दे, उनका देखभाल करे, उनको सुरक्षित करे। तो इस कस्टडी के लिए कौन जिम्मेवार है? तो लोग सोचते हैं जी हमारे बाद दादा दादी को मिल जाएगा, हम नाना नानी को मिल जाएगा, मेरे भाई को मिल जाएगा, मेरी बहन को मिल जाएगा, या मेरी वाइफ के भाई या बहन को मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। किसको मिलेगा? समाज को। और समाज में पावर किस पे? डिस्ट्रिक्ट जज पे। प्रॉब्लम क्या है, जज इंडिया में बहुत रिलक्टेंट है कि किसी ऐसे बच्चे की जिसके माता पिता ना हो
उसकी कस्टडी इंडिविजुअल को देने से। वो प्रिफर करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, जी। संस्थाएं। और क्यों करते हैं? क्योंकि संस्था में एक प्रोसेस है और आप प्रोसेस को चेक करके देख सकते हो बच्चा ठीक ठाक है या नहीं। जी। घर के अंदर इंडिविजुअल में प्रोसेस मिसिंग है, राइट, पहली प्रॉब्लम। दूसरा, जज को लगता है कि अगर बच्चे को कुछ हो जाएगा तो जो इंडिविजुअल जिसने घर में बच्चे को रखा है इसका फायदा होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट इन लाइन सक्सेशन में है, जी। राइट। इस वजह से वो ज़्यादा इनको प्रेफर नहीं करते, प्रेफर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या कहते हैं जो उन बच्चों का ध्यान रखती है इनके माता पिता ना हो? ऑर्फनेज, और तो क्या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा एक अनाथालय में चला जाए अगर आप दोनों की मृत्यु हो जाए जबकि आपका बच्चा माइनर है? इसी वजह से लॉ में प्रोविजन है तीसरे टाइप के गार्डियन का, जिसको हम कहते हैं टेस्टामेंट्री गार्डियन। हर एक पेरेंट को लॉ ने अलाउ किया है कि अपने जीते जी अपने बच्चे का मरणोपरांत अभिभावक नियुक्त कर दे, टेस्टामेंट्री गार्डियन नियुक्त कर दे। और उसको करने का एक तरीका है जी, जिसके हम विषय में आगे बात करें। पर ये सोच बिल्कुल गलत है कि मेरे बाद मेरे माता पिता को या मेरी वाइफ के माता पिता को बच्चे की कस्टडी मिल जाएगी, वो नहीं मिलेगी। पर हमने अब तक अक्सर यही देखा था कि जो हमारे सामाजिक संरचना है उसमें ये होता था कि अगर माता पिता को कुछ हो जाता है तो अपने आप दादा दादी जो थे वो बच्चे को जो है अपने पास रख लेते थे, या अगर दादा दादी नहीं है तो जो माता पिता के भाई यानी कि बच्चे के चाचा चाची हो गए, ताया ताई हो गए, वो रख लेते थे, या मामा मामी हो गए। मैं आपसे एक डिफरेंट तरह से क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत सारे लोग इसे रिलेट करेंगे जी। बहुत बार आप जॉइंट अकाउंट या जॉइंट फोलियो खोलते हैं। सपोज आपने हस्बैंड और वाइफ का जॉइंट फोलियो खोला या अकाउंट खोला, जी। उसमें आप नॉमिनी किसको बनाओगे? अक्सर हम लोग बच्चों को बनाते हैं। और बच्चा अगर माइनर हो तो आप क्या करेंगे? एक गार्डियन अपॉइंट करेंगे। हाँ, सपोज आपने इस अकाउंट में जिसमें पति पत्नी होल्डर्स हैं अपने माइनर बच्चे को नॉमिनी बनाया और उसके दादा को उसमें गार्डियन बनाते हैं। अब ये नॉमिनेशन कब यूज होगा? जब दोनों की मृत्यु हो, बहुत पास। सपोज दोनों की मृत्यु हो गई, अब जो बैंक है वो चेक किसके नाम बनाएगा? वो नॉमिनी के नाम। नॉमिनी अंडर द गार्डियनशिप ऑफ ग्रैंडफादर। बच्चे के नाम चेक बनेगा पर उसमें लिखा होगा अंडर द गार्डियनशिप ऑफ ग्रैंडफादर, या बच्चा रिप्रेजेंटेड बाय ग्रैंडफादर, जी, राइट। अब क्वेश्चन ये है, ये चेक उसी अकाउंट में जमा हो सकता है जिसमें बच्चा तो ओनर हो और ग्रैंडफादर गार्डियन हो, ओके, राइट। और तो किसी कहीं पे जमा ही नहीं हो सकता। खाली बच्चे के नाम पे अकाउंट होगा उसमें जमा नहीं हो सकता। जहां पे पेरेंट गार्डियन है उसमें जमा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है चाइल्ड अंडर द गार्डियनशिप ऑफ ग्रैंडफादर। मेरे एक क्वेश्चन का आंसर कर दें, जो जितने भी लोग देख रहे हैं, क्या इंडिया में कोई भी बैंक ये अकाउंट खोलेगा इसमें बच्चा ओनर है और ग्रैंडफादर गार्डियन है? नहीं खोल। अगर आपको इस बारे में कोई भी शक हो, आज आके ट्राई कर लो कि जी मैं ग्रैंडफादर हूँ, मेरे बेटे की डेथ हो गई है, ये मेरा पोता है, मुझे इसका अकाउंट खोलना है, मुझे इसमें गार्डियन बनना है। जिस आदमी के पास ये पावर भी नहीं है कि वो आपके बच्चे का अकाउंट खोल कर उसमें पैसे जमा करा दे, निकालने की बात नहीं है, जमा करा दे, जी, क्या आपको लगता है उसको बच्चे की कस्टडी मिल जाएगी? नहीं। तो ये सोच ही गलत है बेसिक। वो लीगली बनते ही नहीं गार्डियन। पेरेंट्स के अलावा किसी बच्चे के और कोई नेचुरल गार्डियन होते ही नहीं। वो कोर्ट से ही लेके आना पड़ेगा उनको कि मैं इसका सर्टिफाइड गार्डियन हूँ या लीगल गार्डियन अपॉइंट करो इस चेक के लिए, तभी वो अकाउंट खुलेगा, ओके, राइट। तो आपकी जो बेसिक सोच है ना वो गलत है। तो बच्चों की जो ये गार्जियनशिप होती है वो कैसे मिलती है, या कैसे जो है अभिभावक जो है वो किसी को गार्जियन बना सकते हैं? जैसा कि अभी हम बात भी कर रहे थे, नाना नानी दादा दादी, क्या कोई लेटर जो है उसके लिए बनाना पड़ता है या क्या होता है? उसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको कहते हैं लेटर ऑफ गार्डियनशिप। जी। ये क्या डॉक्यूमेंट है? ये एक डॉक्यूमेंट है जो जनरली पेरेंट्स जॉइंटली बनाते हैं, जिसमें लिखते हैं मैं हस्बैंड या फादर ऑफ सो एंड सो एंड और मैं मदर ऑफ सो एंड सो appoint this person as the guardian of our child in case both of us pass away while the child is minor, and in case this person whom we have made the guardian is not ready, willing or able to become the guardian, we appoint the second person as the guardian. Okay. तो आपने दो लोगों के नाम लिखे, पहली चॉइस दूसरी चॉइस, और ये भी लिखा कि ये गार्डियन तभी बनेंगे जब हम दोनों की मृत्यु हो जाएगी, जब बच्चा माइनर होगा। ठीक है। फिर आपने इसमें टर्म्स एंड कंडीशन डाली कि गार्डियन को क्या क्या अलाउड है, क्या क्या अलाउड नहीं है।
राइट। आप दो तरीके के गार्डियन बना सकते हैं इसके अंदर, गार्डियन ऑफ पर्सन और गार्डियन ऑफ एसेट। फर्क क्या है, जिसको आपने गार्डियन ऑफ पर्सन बनाया उसको बच्चे की कस्टडी का राइट दे रहे हो, मतलब कि बच्चा जो है उसके पास रहेगा, ठीक है। और दूसरा है गार्डियन ऑफ एसेट, जिसको बच्चे के पैसे का ध्यान रखने की राइट मिला। ओके। आप सेम व्यक्ति को दोनों बना सकते हो या अलग अलग व्यक्तियों को दोनों बना दे सकते हो। ज्यादातर अलग अलग देना बेटर होता है, क्योंकि एक के पास बच्चा है, एक के पास बच्चे के पैसे हैं, ये हर महीने जाके पैसे देता है बच्चे के रखरखाव के लिए, तो क्रॉस चेक होता रहता है। पर इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि अगर ये दोनों अभिभावक ही लड़ पड़े तो बच्चे का नुकसान है। तो बड़े ध्यान से आपको सोचना पड़ेगा, क्या मैं एक ही व्यक्ति को एसेट और पर्सन दे दूं या मैं अलग अलग व्यक्तियों को दूं। पर आपने कहा कि ये एक जॉइंट लेटर होता है जो पेरेंट्स मिल के बनाते हैं, राइट। तो इसमें आप दोनों पेरेंट्स को साइन करना होगा इस डॉक्यूमेंट को, और दो विटनेस के साइन कराने पड़ेंगे अपने सामने। इसको भी आप रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर कराने में मुझे प्रॉब्लम क्या आती है, सब रजिस्ट्रार इंडिया में समझते नहीं लेटर ऑफ गार्डियनशिप, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों का नहीं बनाया जी। तो आपको उसमें लिखना पड़ेगा ये मेरे बच्चों की वसीयत है या विल है। अगर वो लिख दोगे वो कर देगा, क्योंकि उनको विल पता है। ओके। और टेस्टामेंट्री गार्डियन एक लॉ का प्रोविजन है जो जनरली लोग यूज ही नहीं करते। मतलब अगर 100 विल, मतलब मैं 100 क्या मतलब लाख विल बनती होंगी तो एक लेटर ऑफ गार्डियनशिप बनता होगा। ओके। क्योंकि इतना नोन कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए वो सब रजिस्ट्रार को नहीं पता होता। तो जैसे अभी कल ही मेरा एक क्लाइंट गुड़गांव में गया लेटर ऑफ गार्डियनशिप लेके, सब रजिस्टर ने कहा तो कोर्ट का काम है, हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर मैंने उसमें लिखवा दिया कि विल है बच्चों की, उसने रजिस्टर कर दिया। तो आपको थोड़ा सा क्योंकि ये नई चीज़ है, समाज में चेंज लाना है, आपको अपना लीगल अधिकार यूज़ करना है, तो थोड़ा सा मतलब दिमाग लगा के आपको थोड़ा सा इनोवेटिव होकर उसको करना होगा, पर हो जाता है। ठीक है, तो हो तो जाता है। लेकिन मेरा एक सवाल और है इसमें, आपने कहा कि ये दोनों जो होते हैं वो जॉइंट बनाते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि माता पिता जो है उन्होंने एक अलग अलग लेटर ऑफ गार्जियनशिप बना दिया, तो किसका लेटर जो है वो माना जाएगा? और अगर उन्होंने नाम ही दोनों के अलग अलग रख दिए, फर्ज कीजिए कि माता ने कहा कि नहीं मेरे माता पिता के पास जो है बच्चे की गार्जियनशिप जानी चाहिए, और पिता ने कहा कि नहीं मेरे माता पिता के पास जानी चाहिए, तो ऐसे में किसकी बात जो है वो मानी जाएगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जिसकी डेथ बाद में हुई उसका बनाया हुआ गार्डियन को पहला प्रेफरेंस मिलेगा, चाहे वो माता हो चाहे वो पिता हो। अच्छा। पर अगर पहले वाले ने गार्डियन नहीं बनाया जिसकी डेथ हुई है तो सेकंड वाले को मिल जाएगा। ओके। पर हमेशा याद रखिए कि किसी भी बच्चे के नेचुरल गार्डियन खाली उसके पेरेंट्स होते हैं। सपोज एक पति पत्नी में तलाक हो गया और बच्चे की कस्टडी माता को मिल गई, राइट। अगर माँ की डेथ होगी तो और उसने लेटर ऑफ गार्डियनशिप बनाया हो या ना बनाया हो, कस्टडी सीधी दूसरे पेरेंट पे चली जाएगी जी। जब दोनों की डेथ होगी तभी ये लेटर ऑफ गार्डियनशिप काम आएगा, उससे पहले नहीं काम आएगा। अनलेस कोर्ट ने कह दिया कि बच्चे को दूसरे सर्वाइविंग पेरेंट के पास रखना बच्चे के हित में नहीं है, बच्चे की उसमें वो होगी, तो शायद हो सकता है लेटर ऑफ गार्डियनशिप काम आ जाए, नहीं तो जनरली नहीं आता। तो हमेशा जो लास्ट पेरेंट जिसकी डेथ हुई उसका लेटर ऑफ गार्डियनशिप प्रिवेल्स ओवर द प्रीवियस पेरेंट। पर अगर दूसरे ने नहीं बनाया तो जो पहले वाला है उसी का गार्डियन बनाया हुआ है तो उसको मिल जाएगा। और ये जो गार्जियनशिप का लेटर होता है ये रजिस्टर कराना ज़रूरी होता है, या एक अगर आपने खाली लेटर भी बना दिया तो उसको भी जो है कोर्ट मान लेती है? लीगली रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, ओके, बट प्रैक्टिकली यू शुड डू इट, क्योंकि लोग उसे ताकि कोई चैलेंज ना करे। लोग आपके बच्चों के लिए लड़ेंगे, आपके बाद बच्चों के लिए नहीं, उनके नाम पे जो असेट्स हैं, हाँ जो उसके साथ आ रहा है उसके लिए लड़ रहे हैं। और हमें इसीलिए मैं ये लेटर ऑफ गार्डियनशिप वाला काम विल से भी करा सकता हूँ। मैं अपनी विल में भी लिख सकता हूँ मेरे बाद मेरे बच्चे की कस्टडी इसको दे दो, पैसा इसको दे दो, पर मैं करता नहीं हूँ क्योंकि लड़ाई किसकी है? संपत्ति की है, कोई बच्चे के लिए नहीं लड़ता जी। तो मैंने क्या करा, तुम विल के लिए लड़ो पर मेरे बच्चों के लिए मत लड़ो। वो मैंने अलग डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर दिया जिसे मैं लेटर ऑफ गार्डियनशिप कह रहा हूँ। अब कम से कम बच्चा तो सुरक्षित है ना, सही हाथों में चला गया। ठीक है, पैसों की लड़ाई होती रहेगी, कोई बात नहीं। दीपक सर आपने बड़ी अच्छी बात की है कि लोग जो है वो लड़ते किस लिए, वो बच्चों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो उस असेट के लिए, उस पैसे के लिए लड़ेंगे जो उस बच्चे के साथ आ रही है। तो ऐसे में जब भी गार्जियन बनाए तो आपको बहुत चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अब दीपक सर ये भी बता दीजिए कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ख्याल रखनी चाहिए हम जब अपने बच्चों के लिए गार्जियन अपॉइंट करें? तो सबसे पहले गार्डियन ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो बच्चे का शुभ चिंतक हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वेल विशर, राइट। दूसरा, जनरली दोनों में से एक गार्डियन
आपसे यंगर और हेल्दियर होना चाहिए, राइट। आप माता पिता को गार्डियन जरूर बनाओ पर फर्स्ट गार्डियन। सेकंड ऐसे व्यक्ति को जरूर बनाओ सक्सेसर गार्डियन की, अगर वो नहीं रहे तो ये बनेगा जो आपसे यंगर और हेल्दियर हो, जिसके ज्यादा चांस हो आपको आउट सर्वाइव करने के, ठीक है, राइट। तीसरा, जब भी आप गार्डियन बनाएं और आपके बच्चे की उम्र 10 साल से ऊपर है तो बच्चे से एक बार जरूर पूछ लो कि हम दोनों अगर नहीं रहे तो क्या आप उस घर में जाकर रहने को तैयार हो। और मैं ये काम पिछले 12 साल से कर रहा हूँ। 90% केसेस में पेरेंट्स की चॉइस बच्चे की चॉइस नहीं होती, और उसका एक बड़ा कारण है जो मुझे समझ में आया। लोगों का व्यवहार आपके बच्चे के प्रति आपके सामने अलग है, उसके पीछे अलग है आपके। और बच्चे ने कौन सा व्यवहार देखा है? बच्चे ने तो वो देखा है ना पीछे। जो पीछे से है। अब प्लीज आप अंडरस्टैंड करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप बच्चे की कस्टडी एक इंडिविजुअल को दे रहे हो, पर बच्चा एक फैमिली को दे रहे हो। फर्क नहीं है, उसको उस घर में जाके रहना है जी, तो उसको उस घर के अंदर का माहौल समझ में आना चाहिए, ये इंडिविजुअल के बारे में नहीं है। हो सकता है उसको चाचा से प्रॉब्लम नहीं है, उसको चाची से प्रॉब्लम है, हाँ, उसको बुआ से प्रॉब्लम नहीं है, फूफा से प्रॉब्लम है, राइट। तो आपको वो फैमिली शुड एक्सेप्ट द चाइल्ड, नॉट एन इंडिविजुअल। बड़ा इंपॉर्टेंट बात। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अगर आप मुझसे पूछे ना तो अपने बच्चे का गार्डियन चूज करना है। आप चूज ही नहीं कर पाओगे, इतना मुश्किल काम है, वो सोच ही नहीं आती, वो डर लगता है सोच के कि किस पे विश्वास करें, किसको विश्वास करें। और आपको परफेक्ट गार्डियन मिल ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। पर गार्डियन वन इज बेटर देन गार्डियन नन। जी, एक गार्डियन चूज तो करें, चूज तो करें, राइट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप गार्डियन बनाएं, जिसको गार्डियन अपॉइंट कर रहे हैं उसको जरूर बताएं कि मैंने गार्डियन बनाया आपको। और जो व्यक्ति आपके जीते जी मना कर दे मैं नहीं बन सकता, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, क्योंकि उसने पहले ही जिम्मेदारी लेने से मना कर अब दिया। ये मना तब करे जब मैं नहीं हूं, हाँ, तो क्या होगा? तब बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मुश्किल होगी। तो ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसने पहले कह दिया कि भाई मेरे आई कैन नॉट डू दिस, मेरे बस की नहीं है, मैं अपने बच्चों का ध्यान मुश्किल से रख पाता हूँ, तुम्हारे का कैसे रखूंगा, या मेरी फैमिली इस तरीके से नहीं है कि भाई एक्सेप्ट करेगी। तो दे आर गुड पीपल, आप उनसे बिल्कुल खुल के पूछे कि आप ये कर सकते हो या नहीं, क्योंकि आज मैं दूसरा चूज कर सकता हूँ, जब मैं नहीं होऊंगा तो चूज नहीं कर सकता, राइट। बड़े शहरों में हम रेसिप्रोकल गार्डियन भी बनवाए थे, क्योंकि लोगों को गार्डियन मिलते नहीं आसानी से। तो हम कहते हैं आप उनके बच्चों के बन जाओ, वो आपके बच्चों के बन जाए, दोनों के लेटर ऑफ गार्डियनशिप बना देते हैं। ये तो पता ही नहीं किसी का काम आएगा। सही बात है, ये भी एक अच्छा तरीका। और मेरा ना अगला मेरे मन में जो सवाल आ रहा था वो यही आ रहा था कि क्या गार्जियन जो है वो सिर्फ रिश्तेदार ही बन सकते हैं या फिर हम दोस्तों को भी बना सकते हैं? अगर हमें लगता हो कि कोई ऐसा दोस्त है जिसका हमारे बच्चे के साथ बहुत प्यार है, तो क्या जैसे मेरी कोई सहेली हो या मेरे हस्बैंड के कोई दोस्त हो, उनको भी गार्जियन बना सकते हैं? एनी पर्सन हु इज मेजर एंड ऑफ साउंड माइंड कैन बिकम अ गार्डियन। ओके, एंड दे नीड नॉट ओनली बी इंडियन नेशनल्स, दे कुड बी आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। तो सपोज आपका एक भाई है, उसको आप पे पूरा विश्वास है, पर वो अमेरिका में बेस्ड है। अब आप कहते हैं कि भाई मेरा भाई से बढ़िया कोई गार्डियन मेरे बच्चों का नहीं है। अब प्रॉब्लम इसमें बस खाली ये है कि आपको एक इंटरमीडिएरी इंडियन गार्डियन बनाना पड़ेगा जब तक वो इमिग्रेशन की जो फॉर्मेलिटीज हैं पूरी ना हो जाए। तो आप एक इंटरमीडिएट की भी अगले 1 साल के लिए ये व्यक्ति गार्डियन है जो इंडियन है, उसके बाद गार्डियनशिप जब भी उसकी इमिग्रेशन फॉर्मेलिटी पूरी जाएगी मेरा भाई बन जाएगा। तो आप गार्डियनशिप में आप ये मत सोचिए किसको बना सकते हैं, आप एज अ कपल जॉइंट गार्डियन बना सकते हैं, है ना। कपल में आप कह सकते हो मेरे भाई को पैसा मिलेगा और उसकी वाइफ को बच्चे की कस्टडी मिलेगी। कपल के अंदर भी आप पर्सन और एसेट चेंज कर सकते हो। बहुत सारी इनोवेशंस हैं और आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी सोच लगानी पड़ेगी, वो सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने कहा कि जब बच्चा अगर 10 साल से ऊपर का है तो उससे एक बार पूछ लेना चाहिए कि भाई आपको जो है ये गार्जियन के तौर पे पसंद है या नहीं है। मान लीजिए कि 10-11 साल का बच्चा है, उसको तब तक तो सही लग रहा था, लेकिन जब असल में ज़रूरत आई, मान लीजिए बच्चे की तब तक उम्र हो गई हो 15-16 साल, और वो कहते कि नहीं मुझे तो इस गार्जियन के साथ नहीं रहना, अब फिर उस सूरत गार्डियनशिप लेटर तो हर समय चेंजेबल है, जब तक आप अलाइव हो कितनी बार भी चेंज हो सकता है। अच्छा, कितनी बार भी चेंज हो सकता है, जो लास्ट लेटर ऑफ गार्डियनशिप है वही वैलिड है। ओके, राइट। तो ऐसा नहीं है एक बार दे दी तो खत्म हो गया, राइट। पर इसमें इशू क्या आएगा, जब आप चेंज करोगे तो इन्फॉर्म कैसे करोगे, अब तेरे को नहीं तेरे को, वो प्रॉब्लम जी, वो प्रॉब्लम है, वो थोड़े से रिश्तों को
खराब कर सकती है। कर सकता है। सही कहा आपने। खैर इस बीच में हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, तो कुछ हम सवालों को भी शामिल कर लेते हैं, फिर अपनी इस दिलचस्प चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो पहला सवाल जो है वो अंबाला से नेहा शर्मा का है। ये कह रही है कि मैं एक सिंगल मदर हूँ, क्या अपने छोटे भाई को मैं अपने बच्चे का गार्जियन बना सकती हूँ? बिल्कुल बना सकते हो, और जो सिंगल पेरेंट्स हैं उनको जरूर लेटर ऑफ गार्डियनशिप बनाना चाहिए, राइट। और मैंने कहा कोई भी वयस्क व्यक्ति जो दिमागी रूप से ठीक ठाक हो उसको आप गार्डियन बना सकते हैं, पर खाली अपने ब्रदर को मत बनाइएगा, एक बैकअप गार्डियन उसके बाद भी बनाइएगा। अगर ब्रदर को कुछ हो जाए या ब्रदर नहीं कर पाए ये काम तो किसको दे, राइट। तो बहुत जरूरी है आप बैकअप जरूर करिए, सक्सेसर गार्डियन भी अपॉइंट करें। ठीक है, तो बैकअप गार्जियन जो है एक ज़रूर बनाइएगा। एक सवाल और ले लेते हैं सहारनपुर से सोनल जैन का। ये कह रही है कि मेरे बच्चों के नाम पर पैसा है पर मेरी सास ससुर से नहीं बनती है, गार्जियन कैसे तय करूं? ये मुझे लगता है अक्सर घरों में परेशानी रहती है दीपक जी। नहीं तो आपको जिस पे विश्वास हो उसको गार्डियन बनाए बच्चों का। और एक और चीज़ का आप कर सकते हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, हम उसको कहते हैं माइनर बेनिफिशियरी ट्रस्ट। ये एक स्पेशल ट्रस्ट बनती है माइनर बच्चों के लिए, जिसमें आप जीते जी अपनी संपत्ति इस ट्रस्ट में डाल देंगे। आप इस ट्रस्ट के ट्रस्टी और बेनिफिशियरी अपने बच्चों के साथ बन जाएंगे इस ट्रस्ट में जब तक आप एलाइव हैं। आपके बाद आपके बच्चे ही बेनिफिशियरी रहेंगे, और ट्रस्टी जिसको आपके ट्रस्ट है, जिसको आप विश्वास करते हैं, उसको आप ट्रस्टी बना दें। पर इस ट्रस्ट का एक फायदा है, इसमें आप रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं कि इस ट्रस्ट में इस पर्पस के लिए इतना इतना पैसा निकलेगा। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, मेरा बच्चा जैसे मैंने आपको बताया, जैसे वो 18 साल का हो जाएगा, क्या उसके अंदर अकल आ जाएगी मेरी सारी संपत्ति संभालने की? 18 साल के बच्चों में अक्सर हम पाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता। तो मैं इसमें कह सकता हूँ कि 18 साल की उम्र में उसको 10% पैसा मिलेगा खाली, 25 में एक और 10% का वो मिलेगा, और 50 तक उसको 50-60% वेल्थ मिल जाएगी। तो मैं इसमें टर्म्स एंड कंडीशन लाता हूँ, तो मैं इसे लाइफ स्टेज से मैच कर सकता हूँ। जब वो हायर एजुकेशन के लिए इतना पैसा मिलेगा, जब उसकी शादी होगी तो इतना पैसा मिलेगा, जब उसके बच्चे होंगे तो इतना पैसा मिलेगा, जब वो रिटायर होगा इतना पैसा मिलेगा। तो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ एक ट्रस्ट में यूज ऑफ फंड इवन इफ आई एम नॉट देयर। वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो मतलब पैसे को बचाने और गंवाने के बीच में फ़र्क होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से एक ट्रस्ट जो है वो भी बना सकते हैं। खैर अगर आप भी अपने सवाल जो है वो दीपक जी तक पहुंचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दीपक जी आपके सवालों के जवाब दें, तो बिल्कुल तरीका आसान है। हमारा शो जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये यूट्यूब पर भी है, आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में जाकर यूट्यूब के ज़रिए अपने सवाल भेज सकते हैं, और उसके अलावा आप व्हाट्सएप के ज़रिए अपने सवाल भेज सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले व्हाट्सएप मैसेज में स्ट्रेट लिखना है और स्पेस देकर उसके बाद आपको अपना सवाल लिखना है और इस नंबर पर भेज देना है जो इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने है 9354027995। तो स्टेट प्लानिंग से जुड़े अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप YouTube के जरिए भी हमें भेज सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवाल जो है टाइप करें और हम अगले शो में उन सवालों को शामिल करेंगे और दीपक जी आपके तमाम सवालों को जवाब देंगे, अच्छे से समझाएंगे। तो दीपक जी आप बात कर रहे थे माइनर बेनिफिशियरी ट्रस्ट के बारे में, बच्चों का क्या फ़ायदा रहता है इसके अंदर, बच्चों को किस तरह से ये बेनिफिट देता है? तो बच्चा जब ना समझ है तो वो पैसों को मैनेज करने में असमर्थ है, राइट, स्पेशली माइनॉरिटी में। तो क्या मैं उसका पैसा उसके गार्डियन को विदाउट टर्म्स एंड कंडीशन फ्री दे दूं, या मैं उसमें कुछ रोक लगाऊं, उसमें कुछ कंडीशंस तय करूं? कंडीशंस तय खाली ट्रस्ट में हो सकती हैं, विल से नहीं हो सकती। विल में एक बार जब पैसा चला गया उसका आपका कंट्रोल खत्म हो गया, कैसे यूज करता है वो उसकी इच्छा हो जाती जी। तो मैं जो टर्म्स एंड कंडीशन जैसे मैंने आपको बताया वो आप यूज कर सकते हैं इन अ ट्रस्ट। और आप जो भी अपने बच्चे की समझदारी की एज समझते हैं उसके बाद उनको फ्रीडम देना शुरू कर देते हैं कि आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो, ऐसे नहीं यूज कर सकते। और वो गार्डियन की अब इतनी जरूरत नहीं रही वो ट्रस्टी की, अब वो बच्चे ही ट्रस्टी बन जाएंगे उस ट्रस्ट के। ठीक है, और पेरेंट्स जो है वो खुद भी इस ट्रस्ट के ट्रस्टी बन सकते हैं? इनिशियल ट्रस्टी वही होंगे। ओके। पहले पेरेंट्स ट्रस्टी होंगे, पेरेंट्स की डेथ के बाद ये दो व्यक्ति जो आपने चूज करें वो ट्रस्टी होंगे। जब तक पेरेंट्स अलाइव होंगे पेरेंट्स ही बेनिफिशियरी हैं। जैसी दोनों पेरेंट्स की डेथ हुई बच्चे बेनिफिशियरी बन गए। अच्छा, आपने बताया कि इस ट्रस्ट के जरिए हम ये भी तय कर सकते हैं कि कितना कितना पैसा जो है किस किस लाइफ की स्टेज पे लेना है, राइट। तो उसमें हम परसेंटेज लिख देते हैं। और जैसे मान लीजिए अगर म्यूचुअल फंड्स में पैसा है वो तो बढ़ता जाएगा, तो परसेंट में लिखना बेहतर रहता है कि फिर हम एक फिक्स्ड अमाउंट के तौर पे लिखे? किस तरीके से ये पूरा प्लानिंग होना चाहिए? नहीं तो आप सबसे पहले बच्चे की जरूरत देखिए आज की।
ठीक है, उसको एक तरीका क्या है, गोल्ड से मैच कर दीजिए। जैसे आज गोल्ड 90,000 रुपीज़ का है, मुझे लगता है मेरे बच्चे का महीने का खर्चा 45,000 रुपये है, इससे ऊपर नहीं। तो मैं कहूँगा 5 ग्राम गोल्ड के बराबर के पैसे हर महीने मेरे बच्चे को देते रहना, उसकी एजुकेशन। अब गोल्ड की एक खासियत क्या है, वो इन्फ्लेशन एडजस्ट होता रहता है। हाँ। राइट, अभी आप पिछले 50 साल में देखो तो गोल्ड इज इन्फ्लेशन एडजस्ट। तो आज 95 का हो सकता है, उस टाइम 195 का हो जाए, पर उस टाइम महंगाई भी उतनी हो जाएगी। तो हमने क्या करा, हमने बेसिकली इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दिया। ऐसे ही मैंने उसकी एजुकेशन का पैसा, उसकी मैरिज का पैसा, सब आज की खर्चे देखे और उसको गोल्ड से मैप कर दिया और क्या इतने ग्राम गोल्ड के बराबर सिर्फ पैसे मांगना अलाउड है। अगर नहीं मांगेगा तो उसी का पैसा बढ़ रहा है। भाई हो सकता है ना बच्चा खुद ही इतना कमा रहा है, उसको जरूरत नहीं है, या आपने सोचा होगा कि शादी में 1 करोड़ लगेंगे, उसकी शादी 20 लाख में ही करनी है। तो आप उसे अप टू कर देते हैं कि भाई इतना अलाउड है, अगर मांगेगा तो ट्रस्टी को देना पड़ेगा, नहीं मांगेगा तो उसका पैसा बढ़ रहा है। तो हम उसे मैच भी करते हैं और बच्चे को फ्रीडम भी कर देते हैं डिसाइड करने की विद द अपर सर्किट कि इससे ऊपर नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे आगे के लिए भी पैसा बचाना है। ठीक, तो ये तो ट्रस्टी के हाथ में हो गया कि उसको जो है हमने बता दिया कि अप टू आपको इतना पैसा देना है। अब आपने जैसा बताया कि गार्जियन जो है वो डिफरेंट हो सकता है, ट्रस्टी भी जो है वो अलग हो सकता है। इन दोनों के बीच में प्रैक्टिकल क्या इश्यूज, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आगे जाके? नहीं, देखिए, जब तक बच्चा माइनर है तो ये जो पैसा है ट्रस्टी को, गार्डियन को ही देना पड़ेगा खर्च करने के लिए जी। जब वो मेजर हो जाएगा बच्चा तो बच्चे के हाथ में दे सकता है। पर आप समझिए, माइनर कैन होल्ड प्रॉपर्टी बट कैन नॉट कंट्रोल प्रॉपर्टी, ये लॉ है। आप बच्चे के नाम पैसा हो सकता है पर कंट्रोल किसके हाथ में होगा, गार्जियन के हाथ में। और वो कंट्रोल ही प्रॉब्लम है। तो मुझे वो कंट्रोल रोक के रखना है। सपोज मैंने कहा ये 45,000 रुपये महीना मेरे बच्चे को मिलेगा, पर वो ट्रस्टी किसको देगा, वो उसको देगा जिसपे बच्चे की कस्टडी है। अब वो 45 कैसे खर्च कर रहा है, वो बेसिकली अब उस व्यक्ति की मर्जी है जिसपे बच्चे की कस्टडी है। थोड़ा बहुत हाँ वो उससे हिसाब ले सकता है कि भाई ये इस चीज में खर्च करा, या स्कूल की फीस में डायरेक्ट दूंगा, उस तरीके के हम क्लॉजेस डाल सकते हैं कि उसके हाथ में कंट्रोल कम से कम हो, गार्जियन के हाथ में भी, पर कुछ ना कुछ तो फिर भी बचेगा, मतलब। और वो देना भी चाहिए, क्योंकि वो टू मच कंट्रोल इज ऑल्सो बैड। अब इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल हमारे एक दर्शक का भी आया है, पानीपत से दीपाली का। ये कह रही है कि क्या माइनर ट्रस्ट में कोई बाहरी व्यक्ति को ट्रस्टी बनाया जा सकता है? तो बाहरी व्यक्ति, दोस्त वगैरह कोई है, उसको भी हम ट्रस्टी बना सकते हैं? दोस्त को ट्रस्टी बनाएं, अपने चार्टेड अकाउंटेंट को ट्रस्टी बनाएं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ट्रस्टी बनाएं, किसी लॉयर को ट्रस्टी बनाएं, बिल्कुल बना सकते हैं। इनफैक्ट जो अच्छी ट्रस्ट मैं बनाता हूँ, मैं उसमें क्लॉज डालता हूँ कि हर साल के एंड में एक चार्टेड अकाउंटेंट इसका ऑडिट करेगा। ऑडिट खाली उसके फाइनेंस के नहीं करेगा, ये देखेगा कि क्या जो व्यक्ति ट्रस्ट चला रहा है वो ट्रस्ट डीड को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। और अगर वो फॉलो नहीं कर रहा तो उसको वार्निंग लेटर इशू कर देगा ट्रस्टी को कि भाई आप गलत कर रहे हो, ये ट्रस्ट में अलाउड नहीं है, ये आप इसको वायलेट कर रहे हो, और अगर आपने अगली बार वायलेट किया तो मैं आपको कोर्ट ले आने की पावर रखता हूँ। तो जिससे कि चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट हो। राइट, बहुत जरूरी है जब आप ना हो तो वो चेक एंड बैलेंस क्रिएटेड हो। राइट, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम वो सब चीज़ें ट्रस्ट में कर सकते हैं, ये आप विल या किसी और डॉक्यूमेंट में कर ही नहीं सकते। हमारे में एक चीज़ कही जाती है कंटेंट राइटिंग में कि मेकर कांट बी चेकर। तो आपने यहाँ पर जो है बच्चे के पूरे रखरखाव पर चेकर्स काफ़ी सारे रख दिए कि भाई एक गार्जियन हो गया, गार्जियन संभालेगा, उसके ऊपर एक ट्रस्टी हो गया, उसके ऊपर आप चार्टेड अकाउंटेंट को भी एक रख सकते हैं जो ऑडिट करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है वो एक स्कोप रहता है गलती का। तो क्या अक्सर आपने देखा है कि गलतियाँ हो जाती हैं जो गार्जियन करते हैं या फिर ट्रस्टी जो है वो किस तरह की गलतियाँ करते हैं, ताकि जितने भी अभिभावक आज हमें देख रहे हैं, जितने पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, उनको भी पता लग जाए कि जब उन्होंने गार्जियनशिप देनी है या ट्रस्ट बनानी है तो कौन कौन सी ऐसी गलतियां अक्सर हो जाती हैं जिनको उन्हें अवॉइड करना है? तो पहली गलती तो ये होती है कि आपने अच्छे से अंदाजा नहीं लगाया कि खर्चा कितना होगा। वो कम देना भी गलती है, ज़्यादा देना भी गलती है। राइट, तो आप वो जो फिगर है ना वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ थोड़ी सी फ्रीडम कर्टेल करना बेटर होता है देन गिविंग फ्रीडम। मुझे लगता है भाई शादी 20 लाख रुपए में होगी, मैंने वो 50 लाख अलाउ कर दिया तो ये प्रॉब्लम है। राइट, अगर शादी 15 लाख में होगी और मैंने 20 लाख नहीं दिया या 15 लाख नहीं दिया, वो भी प्रॉब्लम है। तो जो अमाउंट है ना वो आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके करिए, क्योंकि आप नहीं हो।
जी दैट मनी शुड लास्ट देयर एंटायर लाइफ टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन दे curtailing their expenses, राइट? आपको दोनों में, और अगर बच्चा चाहता भी है कि भाई उसको 20 लाख के बजाय 40 लाख की शादी करनी है तो वो खुद भी अर्न करेगा, खुद भी उसके अर्न करेगा। दूसरी बात क्या है, आई एम नॉट देयर टू ruin their tomorrow for a better today, बट नाइदर आई एम देयर टू ruin their today for a better tomorrow। वो जो बैलेंस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उस बैलेंस को सोचना पड़ेगा। दूसरा, हमेशा बैकअप ट्रस्टीज जरूर बनाएं। पहला ट्रस्टी ये है, पहला गार्डियन ये है, सेकंड चॉइस ये है, थर्ड चॉइस ये है, वो आप लिखिए, क्योंकि लाइफ बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है। हमने कोविड में देखा पूरी की पूरी फैमिली साफ हो गई। जी बिल्कुल। तो क्या होगा, आपने उन्हीं 4 को गार्डन बनाया हुआ था, तो उसमें भी डाइवर्सिफाई करिए, जरूर डाइवर्सिफाई करिए। मतलब एक ही परिवार से आप गार्जियन ट्रस्टी मत बनाइए, आप ज्यादा अलग अलग, ज्यादा मत बनाइए, ज्यादा मत जी। बनाइए, जिससे कि चांसेस ऑफ समबडी सर्वाइविंग इज हायर। तीसरा, एक एज में बच्चे को फ्रीडम जरूर देनी चाहिए उस संपत्ति के ऊपर, चाहे वो फ्रीडम पूरे अमाउंट की ना हो पर कुछ अमाउंट की हो। जैसे मैं कहता हूँ 50 साल की उम्र में जो भी उस पैसा इस ट्रस्ट में, उसका 50% तक ये विड्रॉ कर सकता है और ये जो कुछ करना चाहे, राइट? क्योंकि वो जो मैंने कहा ना, ज्यादा कंट्रोल भी बुरा है, कम कंट्रोल भी बुरा है। बिल्कुल। पर वो आपका बच्चा है, उसके अंदर 50 साल की उम्र में बहुत अकल आ गई है, अब उसको एक बार तो लाइफ में वो करने दो जो वो कर सकता है आपकी संपत्ति से, और आप बाकी 50 तो उसके भविष्य के लिए बचा के रख ही दो। तो जो वो जो चीजें ना, वो पेरेंट्स जनरली जो मेरे पास आते हैं वो इस तरह से शायद नहीं सोच पाते, हम उनको सोचने में मजबूर करते हैं, राइट? और आखिरी चीज, ये एज्यूम मत करिएगा कि जो आपके सामने चल रहा है वो आपके पीछे भी चलेगा। दुनिया बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, सिचुएशन बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है आपके, राइट? लोग बदल जाते हैं, बिल्कुल, है ना? वो रिलेशनशिप चेंज हो जाती हैं, सब कुछ। मैं ये रोज देखता हूँ कि फादर के सामने ये 3 जने आते थे ट्रस्ट बनवाने, अब फादर चले गए, अब इसका देखो मदर के साथ क्या रिलेशन है ना? अब इसकी वाइफ साथ में आने लगी है, या इसका इस बेटी का हस्बैंड आने लगा है, अब ये इसे फोर्स कर रहा है, वो सब चीज़ें एकदम से बदल जाती। तो जो थिंक फॉर द वर्स्ट एंड गुड विल हैपन, ये ट्रस्ट, ये एस्टेट प्लानिंग का बहुत बड़ा रूल है कि आप बुरे से बुरे की प्लानिंग करो तभी अच्छा हो। मैं नहीं चाहता आपके साथ बुरा हो, पर प्लान तो ऐसा हो जिसमें बुरे को कंट्रोल करने की पावर हो। बिल्कुल। और हम जैसे कि पर्सनल फाइनेंस में भी जो प्लानिंग करते हैं वो सारी इसीलिए तो करते हैं कि कल को कुछ बुरा होगा, रिटायरमेंट में भी बुरा होगा, तो मुझे प्लानिंग करनी है। तो आपको अपने बच्चों के केसेस में भी ये लेके चलना होगा कि अगर कुछ बहुत बुरा हो जाएगा तो आप किस तरीके से प्लान कर रहे हैं। तो दीपक सर ने बिल्कुल सही कहा, आपको वर्स्ट को ख्याल में रखना है और फिर प्लानिंग करनी है। लेकिन हमारे आज जो बहुत सारे दर्शक हमारा ये शो देख रहे हैं, उनमें से बहुत से ऐसे लोग भी जो होंगे वो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते होंगे। हम में मिडिल क्लास में ना ये कहा जाता है कि अच्छा मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि मेरे बच्चों को जो है इतना काम आएगा, तो मुझे ये ट्रस्ट और गार्जियनशिप बनाने की क्या ज़रूरत है? देखिए, पहली बात, क्या आपका बच्चा आपके लिए वैल्यूएबल है? क्या आपकी संपत्ति आपके बच्चे तक प्रॉपरली जाए और सही तरीके से खर्च हो, यह आपके लिए ज़रूरी है? अब इससे पैसे का फर्क नहीं पड़ता कितना है, राइट? अगर आपके ये दोनों उद्देश्य हैं तो आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका दूसरा साइड है, मैंने नहीं किया तो क्या होगा, वो बहुत बहुत भयानक है जी। और हम उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते जी। राइट? और इस प्लानिंग में ज़्यादा खर्चा नहीं है, सोच की ज़रूरत है, सोच की ज़रूरत है, वो तो सोच इम्पॉर्टेंट है। जो माता पिता हमारा शो देख रहे हैं उनको आप आखिर में क्या बताना चाहेंगे कि फर्स्ट स्टेप क्या उन्हें उठाना चाहिए आज? जस्ट डू इट। ये कल पे मत छोड़िए, ये जो कल है ना, ये कभी नहीं आएगा, है ना? मैं अगर आपको आपकी डेट ऑफ डेथ लिखने को कहूँ, आप नहीं लिख सकते, राइट? तो आप इसे करिए और हमेशा प्लान 1 इज़ बेटर देन प्लान नन। मैं तो बार बार कहता हूँ, आप एक बार शुरू तो करिए, उसे बेटर करते रहोगे, पर शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है कि कम से कम मैंने इतना तो कर दिया, अब मैं धीरे धीरे टाइम के साथ इसको बढ़ाता रहूँगा, बेटर करता रहूँगा। और अपने बच्चों की सुरक्षा ज़रूर करिए, आर्थिक और शारीरिक रूप से जी। खाली आर्थिक सुरक्षा करके भी काम नहीं चलेगा, खाली शारीरिक सुरक्षा करके भी काम नहीं चलेगा, दोनों को मैच करके करना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा इमेजिन करिए, अगर मैं इस दुनिया में नहीं हूँ या हम दोनों इस दुनिया में नहीं हैं तो क्या होगा,
ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। और वैसे भी दीपक सर ने बड़ी अच्छी एक बात कही है कि आपको कल पे कुछ नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि कल हो ना हो किसी को नहीं पता, आप रहे ना रहे, इसलिए आज से जो है शुरुआत ज़रूर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत अच्छे से हमें ये समझाया कि कैसे जो है हम अपने बच्चों का भविष्य जो है और अधिक बेहतर तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। तो याद रखिए, अगर बच्चे छोटे हैं तो प्लानिंग बड़ी होनी चाहिए। निवेश से आगे बढ़कर जो है अब आपको गार्जियनशिप और ट्रस्ट की भी बात करनी होगी, क्योंकि बच्चों का भविष्य सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि सही प्लानिंग से सुरक्षित होता है। तो मिलेंगे अगले शो में एक और ज़रूरी मुद्दे के साथ। और याद रखिए, अगर आपके भी कुछ और सवाल हैं तो आपको YouTube में हमारे शो में जाना और कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल भेजिएगा। हम अगले हफ्ते के एपिसोड में दीपक सर से आपके सवालों के जवाब दिलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए।